एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में 1.4 प्रश्नावली शुरू कर दी थी। इसमें हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन किया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कब होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए थे जो आपको करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो उनके दशमलव प्रसार को लिखना है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा और आपको स्वयं को करने हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखना है कि अगर उनका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 कि परिमेय संख्याओं का परिमेय प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है ना कि प्रश्न नंबर 1 में 1 वाले जो मान है ना वो ही परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो उनके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। तो उनके दशमलव प्रसार को क्या करना है, लिखना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यदि शांत है तो उनके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। देखना पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास था, वो हमें पता था कि वो दशमलव प्रसार है, वो उसका शांत दशमलव प्रसार था कि 13/3125 ये शांत दशमलव प्रसार था। ठीक है, दूसरे वाला भी शांत दशमलव प्रसार था। एक और बता दूंगा मैं आपको और बाकी के आपको खुद वो करने हैं। एक और बता देता हूं कि भाई 6 ये बता देते हैं कौन सा 23/, ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब देखना इनके ये आपको पता है कि ये दशमलव प्रसार शांत है। हमने फर्स्ट में कर लिया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कैसे है, क्योंकि जो भी इन अभाज्य संख्याओं का हम गुणनखंड कर रहे थे वो 2 की घात 2 और 5 के अतिरिक्त उनमें कोई भी संख्या नहीं आ रही थी। तो ये दशमलव प्रसार इनका कैसे है, शांत है। अगर 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या और आ रही होती तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता। अब देखना यहां पे हमने देखा था तो हमारे पास ये ऐसे निकल के आ रहा था 5 की घात 5 के रूप में निकल के आ रहा था 13/5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, भाग देकर तो देखेंगे नहीं, हमें भाग तो देना ही नहीं है, भाग तो हमें इसमें देना ही नहीं है। एक बार यहाँ पे अगर इसका भाग देने लग गए तो इसका मतलब बहुत लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। अब यहां से मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या बात है कि हमारे पास अगर ऐसे कोई संख्या हो 2 1 2 5/1000, अगर नीचे शून्य के रूप में ऐसी संख्याएं हो, 1 के आगे इस प्रकार शून्य हो, तो हम उसको आसानी से दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, देखना यहां देखना ये नीचे 3 शून्य है, नीचे 3 शून्य, इसका मतलब अंत से 3 संख्याओं को छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। अंत से ये 5 यहाँ पे अंत हो रहा है, अंत से 3 संख्या 1 2 और ये 3 संख्याओं को छोड़कर हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो ये दशमलव 1 2 5 मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 2125 का दशमलव प्रसार कितना हो गया, 2.125। अर्थात नीचे हमें अगर हम 10 का रूप बन रहा है तो 10 का रूप बना लें, 100 का रूप बन रहा है तो 100 का रूप बना लें, 1000 का रूप बन रहा है तो 1000 का रूप बना लेंगे। यहां नीचे तो हमारे पास हम इसका दशमलव प्रसार हम आसानी से लिख सकते हैं। अर्थात कि जैसे यहां पे हमारे पास इस प्रकार होता 5/1000, तो हमें कितनी संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगाना होता, नीचे 3 शून्य है तो 3 संख्याओं को छोड़कर हमें दशमलव लगाना होता। अब यहां
देखना 5 ही है, तो ये यहां अगर इससे पहले कितने भी जीरो लगे हुए हो, इसका मतलब भी ये संख्या हमारे पास 5 ही है। अगर इनके पीछे अगर शून्य लगे हुए हैं तो इनसे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना कोई इफेक्ट। अगर ये ही शून्य आगे लगे हुए होते तो इफेक्ट पड़ता। ये 3 शून्य आगे लग जाते तो क्या बोलते हैं इनको? 5000 बोलते। लेकिन ये 5 से पहले लगाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या हम 3 संख्याओं से पहले शून्य लगा सकते हैं ना? देखना 1 2 और ये 3 अंत से 1 2 और 3, तो ये इस प्रकार हो जाएगी ना 0.005। तो इसका दशमलव प्रसार हम ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बिना विभाजन के जो भाग प्रक्रिया किए बिना विभाजन के भाग प्रक्रिया किए बिना नीचे अगर जो भी 10 की घात के रूप में हम बना लें, 10 की घात के रूप में था 10 की घात 1, 10 10 की घात 2, 100 10 की घात 3, 1000 10 की घात 4, 10,000, इस प्रकार अगर हम उसको बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। कैसे? कैसे इधर देखना, यहां पे 5 की घात 5 है, तो अब हमें क्या करना है कि जितनी 5 की घात क्वेश्चन में दी गई है ना उतनी 2 की घात ले लो। अगर किसी क्वेश्चन में जितनी 2 की घात दी गई है, यहां पे अगर 2 की घात 5 होती तो हम इस यहां पर किससे गुणा करते? 2 की घात 5 से गुणा करते। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें नीचे क्या बनाना है? नीचे 10 बनाना है। और हमें पता है कि नीचे वाला जो, आपको इतना तो पता है कि नीचे जो भी अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होता है। तो हमें इसको 10 बनाना है तो 5 गुणा 2 10 होता है, आपको पता है। ये 5 की घात 5 है तो हम 2 की घात भी 5 लेंगे। अगर यहाँ 5 की घात 3 होता तो हम 2 की घात 3 ही लेते। अगर 5 की घात 4 होता तो हम 2 की घात 4 ही लेते। ये यहां पर आप समझना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि हम अकेले नीचे ही 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे, तो वो बात सही नहीं होगी। अब हमें अगर नीचे हम 2 की घात 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा करेंगे। ऐसे नहीं कि आप 2 की घात 5 से ये 2 की घात 5 कट कर दो। तो हमने गुणा ही किस लिए किया था? हमें आवश्यकता है इसलिए हम गुणा कर रहे हैं कि हमें भाग जो विभाजन जो प्रक्रिया है वो लंबी ना करनी पड़े। अरे तभी तो हम कर रहे हैं कि हमें भाग विभाजन प्रक्रिया लंबी नहीं करनी पड़े, तभी हम 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। और ये 5 ही क्यों ले रहे हैं घात 2 की? क्योंकि यहां भी 5 है, 5 की घात 5 है तो यहां भी सेम ही घात लेंगे। अगर यहाँ 5 की घात 3 होती तो यहां पर भी कितनी लेते? 2 की घात 3 लेते। यहां पर 5 की घात 6 होती तो कितनी लेते? 5 की घात 6 ही लेते। ये 5 की घात 5 कहां से आई? हमने अभाज्य गुणनखंड विधि में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें देखा था 5 बार 5 आ रहे थे तो 5 की घात 5 वहां से आया है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे? अब यहां लिखेंगे कि अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर, अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर तो करते हैं 13/5 की घात 5 गुणा, ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी 2 की घात 5 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पता है कि ऊपर वाला 13 गुणा 2 की घात 5 कितना होता है? देखना 2 की घात 5 देखना चाहें तो 2 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। मतलब 2 की घात 5 का मान कितना आ गया? 32 आ गया। और नीचे देखना ये हमारे पास ऐसे है 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे है। तो ऊपर घात सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 5 की घात भी 5 है और 2 इधर समझना ये ऐसे है 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। अब दोनों की घातें सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि दोनों की घातें सेम है तो कोष्टक में इसका मतलब यही होता है कि पूरे कोष्टक के ऊपर घात 5। इसका मतलब भी क्या है कि 5 की घात भी 5 है और 2 की घात भी 5 है। इसका मतलब भी यही है
कि यहां पर दोनों पर अलग अलग 5 की घात 5 थी, 2 की घात 5 थी, दोनों पर अलग अलग थी, तो 5 गुणा 2 कोष्टक में लिखा इसकी घात 5। इसका मतलब भी यही है कि 5 की घात 5 और 2 की घात 5, 5 गुणा 2 कितना होता है 10। इसका मतलब इसकी जगह कितना लिख देंगे 10 की घात 5 हम लिख देंगे। पहले तो 32 और 13 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 दूनी 26 असल की 2 तेरतियां 39, 39 और 2 41, जैसे गुणा कर लो, गुणा करके देखते हैं। 32 को 13 से गुणा करेंगे तो 6, 9 गुणा 2 ये 3, 6, 11 को 1 को हासिल की 1, 416। देखना 416 ही आ रहा है ना, हाँ 416 ही तो आ रहा है। अब यहां नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे ये कितना 10 की घात 5, 10 की घात 5 है। इसका मतलब 10 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 10 को 5 बार गुणा करना। इधर समझना 10 की घात 5 का मतलब 1 2 3 4 5, अर्थात 1 के आगे कितने शून्य 1 2 3 4 5, 1 के आगे कितने शून्य 5 शून्य। तो इसका मतलब 1 के आगे कितने शून्य है 5 शून्य है। तो इसको यहां पे मैं लिख रहा हूं, समझना यहां पे ये 416 बट्टे 1 के आगे 1 2 3 4 5। अब नीचे देखना वही बात हो गई ना, 1 के आगे 5 शून्य आ गए, इसका मतलब कितनी संख्याओं से पहले दशमलव लगेगा, 5 संख्याओं से पहले लगेगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 3 ही संख्या है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो क्या कर दो, इनसे पहले हमें 0 और लगा दो। आप इससे पहले संख्याओं से पहले कितने भी शून्य लगा सकते हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे लगा दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आगे लगाते ही ये तो 4000, ये तो 41,600 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 41,600 बन जाएगा। लेकिन आप इनसे पहले कितने भी शून्य लगा सकते हो। अब देखना कितने शून्य है, नीचे 5 शून्य है, तो अब कितनी संख्याओं से पहले शून्य लगा देंगे हम, 5 संख्याओं से पहले 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये 0.00416। तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास शांत दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.00416 आ गया। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यह भी आपको पता है शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 व 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगी। 8 के अभाज्य गुणनखंड में 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा कोई भी दूसरी संख्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर आ जाती तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता। तो देखना इसको करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब ये करते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन। कौन सा करते हैं, दूसरे वाला क्वेश्चन हमारे पास है 17/8। तो 17/8 है, तो आप देखना 17/8, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो हमारे पास 2 की घात 3 आ रही थी, 3 बार 2 आ रहा था। इसका मतलब हमने इसको 8 को 2 की घात 3 के रूप में ऐसे लिखा था ना। अब देखना, अब 10 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, वही बात। अब हमें उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास क्या था 5 था, 2 नहीं था। तो हमने क्या किया था 10 लाने के लिए 5 को 2 से गुणा कर दे तभी 10 आता है। यहां पर 10 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन वहां 5 की घात 5 थी तो हमने कितनी घात ली थी 2 की 5 ली थी। लेकिन यहां 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 3 है, तो 5 की घात भी कितनी लेंगे 3 ही लेंगे। तो 5 की घात भी कितनी लेंगे 3 ही लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि अंश व हर में 5 की घात 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, अंश व हर में। तो 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बट्टे 5 की घात 3। अब देखना एक बात देखना, 5 की घात 3 का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे लिख दो कि 5 की घात 3 का मान हमारे पास कितना आएगा
5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। तो 5 की घात 3 का मान 125, तो ऊपर ऐसे हो जाएगा 17 गुणा 125 बट्टे, अब ये 2 की घात भी 3 है, यहां समझना ये 2 की घात भी 3 है गुणा ये 5 की घात भी 3 है, तो वही बात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 5 की घात 3। तो ये कितनी की घात 3 होगी, 10 की घात 3 होगी, इसका मतलब 10 की घात 3 है, इसका मतलब 1 के आगे कितने शून्य है, 3 शून्य है। ये ऐसे ही तो है ना, 10 की घात 3 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और 100 को 10 से गुणा किया तो 1000, मतलब 10 की घात 3 का मतलब 1 के आगे कितने शून्य है, 3 शून्य है, वही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 5 की घात 3 लिख सकते हैं ना। अब 125 को किससे गुणा कर लो, 17 से गुणा कर लो। 125 को अगर हम 17 से गुणा करेंगे तो देखना मैं आपको वैसे ही गुणा करके बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। 125 को 17 से गुणा कर रहे हैं, 7 पंजो 35, आसल की 3, 14 8 3 17 को 7 तो आसल की 1, 7 और 1 8, ये गुणा का निशान। 1 को 5 से गुणा किया, ये 2 और ये 1, 5 7 और 5 12 को 2 वो आसल की 1, 8 2 10 और 1 11 को 1 को आसल की 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 2125 आ गया। इसका मतलब इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 2125 बट्टे ये कितना 10 की घात 3। अब इनको रफ कर रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, इधर देखना। अब देखना ये 2125 बट्टे 10 की घात 3 है, इसका मतलब 1 के नीचे कितने शून्य है, 3 शून्य है। अब हमारे पास नीचे 3 शून्य है, इसका मतलब अंत से कितनी संख्याओं से पहले शून्य लगाना है, अंत से 3 संख्याओं से पहले शून्य लगाना है। तो अंत से 3 संख्याओं से पहले शून्य लगाएंगे, 1 2 3, यहां शून्य लगेगा, दशमलव लगेगा, 1 2 दशमलव 1 2 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरे वाला देखना, तीसरे वाला कैसे करेंगे। तीसरे वाले में हमारे पास कैसे करेंगे, तीसरे वाला क्वेश्चन हमारे पास है 23 बट्टे क्या, 23 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 23 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, ये है ना। अब यहां एक बात देखना, यहां पर हमारे पास 2 की घात 3 है और यहां हमारे पास 5 की घात 2 है, यहां घात 3 है, यहां 2 है। अरे कम किस में है उसको पूरा करना है हमें, कम किस में है, 5 में घात कम है ना 2 से, अगर इसको हम पूरा करना चाहें, वैसे 5 गुणा 2 का मान 10 होता है, लेकिन यहां घात समान होनी चाहिए, यहां और यहां घात समान होनी चाहिए। तो समान करने के लिए क्या करें, अगर यहां 1 5 और आ जाए तो 1 5 और गुणा कर दें तो यहां भी 5 की घात 3 हो जाएगी ना। तो देखना इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखना यहां पर लिखेंगे अंश व हर में 5 से गुणा करने पर, अंश व हर में 5 से गुणा करेंगे तो 23 गुणा 5 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5। अब ये 5 की घात 2 तो ये, और ये 5 की घात 1, ये कितनी घातें हो गई मिलके, ये हो जाएगा 23 गुणा 5 बट्टे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, 23 पंजो 115 बट्टे, अब या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 5 की घात, यहां 2 गुणा 5 की घात है, ठीक है, यहां कितना है 2 गुणा 5 की घात 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 115 बट्टे 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 के आगे कितने शून्य हैं, 3 शून्य, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 115 बट्टे 1 2 3। अब कितने संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है हमें, एक नीचे 3 शून्य है
तो तीन संख्याओं से पहले 1 2 3 तीन संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार आ गया यदि शांत है तो। आ गया ना दशमलव प्रसार, यही हमें बताना था। अब इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, इससे आगे वाले आपको देखने हैं, करने हैं कि दशमलव प्रसार शांत है तो वो आपको करना है, आपको लिखना है कि उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। अब मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी 1.4 की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर चलते हैं। इसमें भी काम में आएगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो वो कैसे काम में आएगा देखना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, तो यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है, p बटा q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिसमें हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 43.123 4 5 6 7 8 9 तक। दूसरा है 0.120, उसके बाद में 1200, उसके बाद में 12,000, उसके बाद में 2 3 4, इस प्रकार चलती जा रही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789, ये ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखना, हमें बताना है, क्या बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, और परिमेय संख्या है तो ये p बट्टा q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें बोलना है। अब देखना, मैंने बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस किस रूप में होता है। अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो वह परिमेय संख्या है, और शांत है तो उसके अभाज्य गुणनखंड किन किन के रूप के होंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। और वह अशांत है तो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के
अतिरिक्त और संख्या भी उसमें आएगी अशांत। तो अर्थात यहां से एक बात बोल सकते हैं ना कि परिमेय संख्या कैसे पता चलेगा? अगर दशमलव प्रसार इसमें आपको शांत दिखाई दे रहा है या अशांत आवर्ती दशमलव दिखाई दे रहा है, तो देखना ये शांत है, यहां आकर भाग पूरा हो गया। तो हमने अभी पीछे ज्ञात किया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, मतलब उसका भाग वहां पूरा हो जाता है, शेषफल अंत में शून्य बच जाता है। तो ये यहां पर आकर शांत हो रहा है, आगे डॉट 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 थोड़ी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये शांत है। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आपको पता है शांत होता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होगा? अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है, जो नीचे हर में है q का, वो 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का होगा ना, कि उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि ये शांत परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। अब एक बात ये देखना, ये मैंने बताया था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है परिमेय संख्याओं का। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, 3 की दशमलव 3 पर ये बार लगा हुआ है, मतलब 3 क्या हो रहा है, बार 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 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या आगे रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके ये संख्या आगे रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं का ये भाग शांत नहीं हो रहा, ये परिमेय संख्याओं का कैसा प्रसार है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, इसका मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है, इसलिए ये p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। और इसका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, इसके अतिरिक्त होगा। 2 की घात n एवं 5 की घात m के अतिरिक्त और भी संख्या इसमें होगी, अर्थात 2 की घात n एवं 5 की घात m के रूप के अलावा और भी इसमें संख्याएं होगी, उसके रूप का होगा। ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बता देंगे। लेकिन ये देखना, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ये शांत भी नहीं हो रहा, आगे आगे बढ़ रहा है, और यहां आवर्ती भी नहीं हो रही। देखना यहाँ पर 120 आ रहा है, यहाँ पर 1200 आ रहा है, यहाँ पर 12,000 आ रहा है, यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। इसका मतलब संख्याओं की आवर्ती भी नहीं हो रही है और ये अशांत है। और जो संख्या, ऐसी कोई संख्या आती है जिसमें अगर हम भाग देते हैं, जहां पर संख्या भाग तो होता है अशांत, जो दशमलव प्रसार अशांत हो और संख्याओं की आवर्ती नहीं हो रही हो, अर्थात अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती तो ये है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो होता है परिमेय संख्याओं का। तो यहां से आप खुद लिख सकते हो कि ये है वो परिमेय संख्याओं का, यहां इसमें लिखना है कि ये परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार है। ये ऐसे हमें पहले तो पता ही नहीं, कि हमें तो चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये लिखना है कि ये संख्या का शांत दशमलव प्रसार है। संख्या का किस प्रकार है? शांत दशमलव प्रसार है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, तो यह परिमेय संख्या है। अतः इसे किस रूप में लिखा जा सकता है? इसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना p बट्टा q के रूप में। और q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, और q के अभाज्य गुणनखंड हमें पता है शांत दशमलव प्रसार होता है, तो q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का होता है। अगर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के रूप का होता है, कब होता है? जब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो, तब
जो Q के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो किसके रूप के होते हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का। अब ये देखना, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार लिखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, इसी में देख लेते हैं, पहले ये तीसरे वाला देख लेते हैं, उसके बाद में दूसरे वाले पे चलेंगे। तीसरे वाले में क्या दिया गया है, तीसरे वाले में दिया गया है कि ये देखना, इसके ऊपर ये दिया गया है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब क्या है, इनकी आवर्ती हो रही है, और ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, परिमेय संख्याओं का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जबकि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, वो होता है अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं का, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। कि यहां से हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, यहां पे लिखना है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है, परिमेय संख्याओं का होता है। अतः इसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे किस रूप में, P बट्टा Q के रूप में। और Q के अभाज्य गुणनखंड किस में होंगे, 2 की घात n एवं 5 की घात m के अतिरिक्त भी इसमें अभाज्य गुणनखंड होंगे, कि लिखा जा सकता है। तथा इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के अतिरिक्त भी होंगे। ये भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई संख्या होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि दी गई संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसलिए अपरिमेय संख्याओं को हम P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो हमारी जो प्रश्नावली 1.4 है वो हमारी पूरी हो गई है, प्रश्नावली 1.4। इसी के साथ हमने प्रश्नावली 1 पूरी कर ली है। और अब इससे अगले वाली जो प्रश्नावली है हम इससे अगले वाली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।